चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक का था? यानी मगध साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया? मेरे भाई सबसे पहले ये जानिए, चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश का प्रथम शासक था, मौर्य वंश के संस्थापक भी थे। मौर्य वंश का प्रथम शासक, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और यही चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की धरती पे एक नए वंश की स्थापना किया था, जिसका क्या नाम है? मौर्य वंश। मौर्य वंश की बात करें मेरे भाई, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। जरा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक मगध की धरती पे नंद वंश का एक शासक हुआ करता था, जिसका नाम है घनानंद। और इसी घनानंद के दरबार में चाणक्य, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य है, जिनका एक और नाम विष्णुगुप्त है, ये व्यक्ति गए थे कि आप हमको किसी भी पद पे रख लीजिए ताकि हमारे परिवार का रोजी रोटी चल सके। मेरे भाई उस घनानंद ने चाणक्य को घोर बेइज्जती करते हुए उनको साम्राज्य से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। इस वजह से इस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने मगध साम्राज्य के बाहर में एक छोटी सी झोपड़ी बना के वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। और एक आम बच्चा, एक आम पब्लिक जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पास बुलाया और उनको अपने माध्यम से उनको तीर चलाने, तलवार चलाने, इन सभी की जानकारी दिया। और अंततः उसी चंद्रगुप्त मौर्य से अटैक करवाया घनानंद के ऊपर, और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया। इस तरह से चाणक्य ने घनानंद से बदला लिया और मगध में एक नए वंश की स्थापना भी करवाया, जिसका क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य वंश, जिसका क्या नाम है? मौर्य वंश। उसके बाद इस मौर्य वंश के शासनकाल में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री बनाया, किसको? कौटिल्य यानी चाणक्य को। ध्यान रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक का था, ध्यान रखिएगा। 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व, ये बीच का जो समय है ये किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का। 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व का बीच का जो समय है, इस पे मगध का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके दरबार में, यानी इसका प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था? ध्यान रखिएगा। इसका जो प्रधानमंत्री हुआ करता था, प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री कौन थे? कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य। इसी का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। इसी का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। और इसी का एक और नाम क्या है बताइए? चाणक्य। तो एक ही व्यक्ति का तीन नाम है, क्या क्या है? या तो कौटिल्य कहिए, या विष्णुगुप्त कहिए, या चाणक्य कहिए। इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए, या विष्णुगुप्त कहिए, तीनों एक ही थे। और ये किसके दरबार में प्रधानमंत्री थे? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्य वंश का प्रथम शासक था, और मौर्य वंश के संस्थापक भी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर चलेंगे तो विक्रमादित्य की उपाधि जो ग्रहण किया था, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इनका संबंध गुप्त वंश से है। किस वंश से संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय? गुप्त वंश से। तो ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन से शासक थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ना थोड़ा हेल्प। देखिए अशोक के बारे में बात करते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? तो ध्यान रखिएगा, अशोक जो थे, सम्राट अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। सम्राट अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। ये मौर्य वंश का तीसरा शासक। तो इस तरह से इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मौर्य सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से था? मौर्य वंश से। और ये मौर्य वंश का तीसरा शासक हुआ। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में 261 ईसा पूर्व में, है ना, 261 ईसा पूर्व में एक प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी, कलिंग की लड़ाई। ध्यान रखिएगा, कब लड़ाई इसको लड़ा था? कलिंग की सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई कब लड़ी थी? 261 ईसा पूर्व। और कलिंग की लड़ाई में इतने लोग मारे गए, इतना खून खराबा हुआ कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसी युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कभी भी हथियार नहीं उठाने की प्रतिज्ञा किया। क्लियर है? तो सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई कब लड़ी? 261 ईसा पूर्व।
प्रारंभिक जीवन में सम्राट अशोक बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे, यानी इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। सिर्फ एक भाई को छोड़ा था जिसका नाम था सुसीम। ये 101 भाई थे जिसमें से कि 99 भाई की इन्होंने हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और कलिंग की बात करें, ये वर्तमान समय में ये कलिंग किस राज्य के अंदर है मेरे भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। ये वर्तमान समय में जो कलिंग है उड़ीसा राज्य के अंदर है। कहाँ पर है? उड़ीसा। और इस युद्ध के बाद कलिंग लड़ाई के बाद सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कभी भी हथियार नहीं उठाने की प्रतिज्ञा भी किया। और उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, और इतना बौद्ध धर्म को अपनाया कि समझ लीजिए कि अपने पुत्र और अपनी पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भी भेज दिया। उस समय श्रीलंका को सिंघल के नाम से जानते थे। क्लियर है? सम्राट अशोक ने श्रीनगर स्थापना किया। श्रीनगर शहर की स्थापना किसने किया? श्रीनगर। और इसी के साथ में सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ है लुम्बिनी, उस लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया, यानी वहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार का टैक्स चुकाना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो ये कुछ जानकारी था किससे संबंधित? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से था? मौर्य वंश। मौर्य वंश का ये तीसरा शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? मेरे भाई ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। मेरे भाई चौरी चौरा हत्याकांड क्या था? ध्यान से सुनिए। चौरी चौरा हत्याकांड क्या था? महात्मा गांधी, पहले सबसे पहले ये जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत में महात्मा गांधी ने पहला जन आंदोलन किया, जिसका क्या नाम है? असहयोग आंदोलन। और इसमें आंदोलनकारी के साथ साथ भारत के प्रत्येक अनेक लोगों ने भाग लिया, अनेक जनों ने भाग लिया, इसलिए इसको जन आंदोलन कहते हैं। 1920 ईस्वी में जो शुरू हुआ मेरे भाई, ये आंदोलन लगातार चलते रहा। अंततः 5 फरवरी 1922 ईस्वी को ये आंदोलनकारी कहाँ पहुँचे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक स्थान में। कहाँ पर पहुँचे? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को ये आंदोलनकारी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक स्थान में पहुँचे। और इसी चौरी चौरा नामक स्थान में एक पुलिस थाना हुआ करते थे। इस पुलिस थाना को उस आंदोलनकारी ने चारों तरफ से घेर लिया। कुछ आंदोलनकारी बोलते हैं जितने भी पुलिसकर्मी थाने के अंदर है उनको बुलाओ और जिंदा जलाएंगे। कुछ आंदोलनकारी क्या बोलते थे? चलो आज थाने के अंदर खाना बनाएंगे, खाएंगे, तब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसी बीच में कुछ आंदोलनकारी आए और उस थाने के अंदर किरोसिन छेड़ के वहाँ पर क्या कर दिया? जला दिया, आग लगा दिया, जिसके कारण कि 23 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इसी घटना को क्या कहा जाता है? चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने तुरंत असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बताइए महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद किया? तो आंसर क्या करेंगे? चौरी चौरा हत्याकांड। ये चौरी चौरा नामक स्थान किस राज्य के अंदर है? राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 में, शेरे पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं? शेरे पंजाब, पंजाब के शेर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है? लाला लाजपत राय। ये लाला लाजपत राय, ध्यान से सुनिएगा, 1928 में भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। साइमन कमीशन भारत आए और साइमन कमीशन में 7 लोग थे। सातों के साथ क्या थे? गोरे थे, अंग्रेज थे, और इसी का विरोध कर रहे थे भारत के लोग। उसमें मुख्य रूप से आगे कौन थे? लाला लाजपत राय। अंग्रेज सरकार, अंग्रेज सैनिक और लाला लाजपत राय के बीच में, है ना, इनके साथ जो क्रांतिकारी युवा थे इनके बीच में क्या हुआ? मुठभेड़ हुआ, यानी कि आमने सामने लाठे डंडे चले। और इसी दरमियान में लाला लाजपत राय के सिर पे लाठी लग जाने के कारण इनका निधन भी हो गया। तो ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन का विरोध किसने कर रहे थे? लाला लाजपत राय। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ध्यान रखिएगा, 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। इसका विरोध किसने कर रहे थे? लाला लाजपत राय। और इसी के विरोध करने के क्रम में इनको सिर पे लाठी लगा और इनका निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, तो यही लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मेरे भाई अभी जस्ट आप लोगों को पीछे पढ़ाएं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, और इस साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे मेरे भाई? 7 सदस्य थे, और 7 के सातों क्या थे? अंग्रेज थे। भारत के लोगों ने क्यों इसका विरोध कर रहे थे? भारत के लोग चाहते थे कि इसमें कुछ ना कुछ भारत के लोग भी शामिल हो, जैसे 5 अंग्रेज हो जाए, 2 भारतीय हो जाए शामिल, ताकि वो अपने मनमाने तरीके से कुछ काम नहीं कर सके। इसलिए भारत के लोगों ने इनको विरोध कर रहे थे, और विशेष रूप से इसका जो विरोध कर रहे थे कौन? लाला लाजपत राय। भारत साइमन कमीशन कब आया ध्यान रखिएगा? 1928 में। साइमन कमीशन का भारत में कब आगमन हुआ? इसी का दूसरा नाम है व्हाइट मैन कमीशन के भी नाम से इसको जानते हैं, ध्यान रखिएगा। व्हाइट मैन कमीशन, इसी का दूसरा नाम क्या है? व्हाइट मैन कमीशन, ध्यान रखिएगा। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी इसको जानते हैं। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से किसको जानते हैं? ये साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? 1928 में। इसका विरोध कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। गठन कब हुआ था? 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, दांडी मार्च का संबंध किस आंदोलन से है? मेरे भाई ध्यान से सुनिए, 1930 ईस्वी में दांडी मार्च हुआ था। 1930 ईस्वी में दांडी मार्च। 1930 के आसपास में क्या हुआ था? अंग्रेज सरकार ने नमक पर टैक्स बढ़ा दिया था। नमक का जो कर था उसको क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था। और नमक को टैक्स बढ़ाने के कारण क्या हुआ था? यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने इसका विरोध कर रहे थे। क्यों? नमक जो था एक ऐसा चीज़ है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, कुछ नहीं देखा जाता है, हर घर में यूज होता है। ना अमीर ना गरीब, कोई लेना देना नहीं, हर घर में यूज होने वाला क्या वस्तु था? नमक। इसलिए अंग्रेज सरकार ने किस वस्तु को चुना? वैसा वस्तु जो हर घर में यूज हो। तो वैसा कौन सा वस्तु था? नमक। और नमक जो है अपने ही देश में तैयार होता है ना, और इसीलिए नमक पर उसने क्या कर दिया? टैक्स बढ़ा दिया। और इसका जो घोर विरोध भारत में होना शुरू हो गया। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को, कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से, ध्यान रखिएगा, कहाँ से? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से कितने समर्थकों को मिलके? 78 समर्थकों के साथ मिलकर 6 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को कहाँ पहुँचा? दांडी पहुँचा। और दांडी पहुँचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस नमक सत्याग्रह को समाप्त किया। तो ध्यान रखिएगा, दांडी यात्रा का संबंध किस आंदोलन से है? इसी का एक और नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक प्रमुख गीत गुनगुनाते हुए जा रहे थे। कौन सा गीत? कमेंट बॉक्स में छापिए, और आप सही कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आज ही आपके खाते पे 3.5 लाख रुपया ट्रांसफ़र की जाएगी, है ना। इसीलिए कमेंट बॉक्स पे निश्चित रूप से छापिए। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान जब ये साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चल रहे थे तो रास्ते में कौन सा गाना गुनगुनाते हुए चल रहे थे? ध्यान रखना है। तो ये जो क्वेश्चन है दांडी मार्च, इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी का एक और नाम है नमक सत्याग्रह। इसी का एक क्या नाम है? नमक सत्याग्रह। नमक पर टैक्स बढ़ाया था, उसके विरोध में किया गया था, इसलिए इसका क्या नाम है? नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह भारत में कब हुआ? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बना के इस सत्याग्रह को समाप्त किया। इसमें शुरू जो किया था उसमें कितने लोग थे? 78 लोग थे। लेकिन जब रास्ते में आगे बढ़े तो कितना हो गया गिनती करना मुश्किल था, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये साबरमती आश्रम किस राज्य के अंदर है? साबरमती आश्रम जो है गुजरात राज्य के अंदर है, और ये दांडी भी कहाँ पर है? गुजरात में। साबरमती आश्रम के बारे में एक बात सुन लीजिए, अभी कुछ दिन पहले, 4 से 5 दिन पहले इसी साबरमती आश्रम पे एक ब्रिज बनाया गया है। ब्रिज समझते हैं ना, सड़क। और उस ब्रिज के माध्यम से लोग या तो पैदल सफ़र कर सकते हैं या साइकिल से सफ़र कर सकते हैं। और उस ब्रिज का जो नाम है अटल ब्रिज। उस ब्रिज का क्या नाम है? अटल ब्रिज। और इस अटल ब्रिज का जो लंबाई है 300 मीटर है। कितना है? 300 मीटर। आपको अगर पूछा जाए, कभी कोई पूछ दे कि अटल ब्रिज किस नदी के ऊपर बनाया गया है? साबरमती नदी के ऊपर बनाया गया। ध्यान रखेंगे, नदी है वो।
नदी के ही किनारे एक आश्रम बनाया गया था जिसका नाम था साबरमती आश्रम। और इसी साबरमती नदी के ऊपर में अभी कुछ दिन पहले क्या बनाया गया है, अटल ब्रिज। इसका उद्घाटन खुद नरेंद्र मोदी ने किया, इसलिए ये फेमस है। इस पे या तो पैदल आप चल सकते हैं या तो आप साइकिल से चल सकते हैं, यही। और दूसरा सुविधा नहीं है कि आप ट्रेन इस पे या तो बाइक से जाइए या फिर 4 व्हीलर से जाइए। सिर्फ इसमें 2 ही तरह से सफ़र कर सकते हैं, या तो पैदल या साइकिल से। इसकी लंबाई कितना है, 300 मीटर। बहरहाल आप अपने क्वेश्चन पे आइए, जो हमारा क्वेश्चन था, दांडी मार्च का संबंध किस आंदोलन से है। दांडी मार्च का दूसरा नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह। ये हुआ कब, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर इस सत्याग्रह को महात्मा गांधी ने अंत किया। कितने लोग साथ में थे, 78 लोग। मेरे भाई अभी से 350 साल पहले आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापने के लिए क्वेश्चन दिए थे, और ये क्वेश्चन क्या था, आप लोग में से जो भी छापे हैं, सही आंसर दिए हैं, उसको 3.5 लाख रुपया आज भेजा जाएगा। जो गलत छापे हैं उसके लिए जानकारी हम दे देते हैं। क्वेश्चन क्या था मेरे भाई, बताइए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, सभी क्या था बताइए। महात्मा गांधी के द्वारा, अच्छा हाँ, साबरमती आश्रम से जब दांडी चल रहे थे तो रास्ते में कौन सा गाना गुनगुनाते हुए जा रहे थे, ध्यान रखिएगा, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भगत सिंह और इसके साथ साथ में राजगुरु, भगत सिंह, राजगुरु और एक व्यक्ति का नाम याद रखिए, सुखदेव। इस तीनों भाई साहब को, सुखदेव, इस तीनों को एक साथ फांसी दिया गया था। डेट जो फिक्स किया गया था, ध्यान रखिएगा, 24 मार्च डेट फिक्स किया गया था, 24 मार्च 1931 को। लेकिन इसको दिया गया था कब, 23 मार्च 1931 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा। इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस। एक और शहीद दिवस मनाया जाता है, गांधी जी का जो मृत्यु हुआ था 30 जनवरी को, उस दिन भी शहीद दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो भगत सिंह को फांसी कब दिया गया, 23 मार्च 1931। भगत सिंह के साथ में राजगुरु और सुखदेव, तीनों को एक साथ फांसी दिया गया था। डेट इसका जो फिक्स किया गया था कब, 24 मार्च। उसको उसके एक दिन पहले ही इनको फांसी दे दिया। इसलिए दिया, अंग्रेज सरकार को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो 24 मार्च के दिन पूरा भारत के लोग हमारे जेल पर हमला कर दे, यानी कि एक तरफ दौड़ जाए। इसीलिए क्या किया उसने, एक दिन पहले ही फांसी दे दिया। किनको, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीतल किस धातु का बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जीतल जो बनाया गया था, जीतल एक प्रकार का सिक्का है। क्या है, सिक्का। इसको जो बनाया गया था तांबा से। जीतल किससे बनाया गया था, जीतल तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीतल किससे बनाया गया था, तांबा से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था। सबसे पहले ये जानिए कि चौसा का युद्ध ये किसके किसके बीच लड़ा गया था और कब लड़ा गया था, इसको भी जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, और दूसरी तरफ मुगल शासक हुमायूं था। दूसरी तरफ कौन था, मुगल शासक हुमायूं। इसी दोनों के बीच में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। इसमें शेर शाह सूरी का विजयी हुआ था और पराजय किसका हुआ था, हुमायूं का। ध्यान रखिएगा, ये चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था 39 में। कब लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था, 1539 में। चौसा जो है, वर्तमान समय की बात करें, बिहार के बक्सर जिला के पास चौसा नामक स्थान है। बिहार के बक्सर में, बिहार के बक्सर, ध्यान रखिएगा, बिहार के बक्सर के पास एक स्थान है चौसा। यहीं पर ये युद्ध लड़ा गया था। कब, 1539 में। किसके किसके बीच हुआ था ये युद्ध, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी, शेर शाह सूरी ने हराया था किसको, हुमायूं का। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है बताइए, शेर शाह का मकबरा, शेर शाह का मकबरा सासाराम है, बिहार के सासाराम, सासाराम, बिहार के सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जहांगीर का शासनकाल। मुगल शासक का एक प्रसिद्ध शासक थे कौन, जहांगीर। इनका शासनकाल कब से कब, ध्यान रखिएगा, 1627 से लेके 1658, इस बीच का जो समय है वो किसका है, जहांगीर का। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक, 1627 से लेके 1658। जहांगीर का जो शासनकाल है चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकारी का स्वर्णकाल,
चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है किनके शासन काल को? जहांगीर के शासन काल को। ध्यान से सुनिए मेरे भाई, अभी तक में जितने भी मुगल बादशाह हुए, उस मुगल बादशाह में सबसे अधिक ये जो जहांगीर हुए, इस जहांगीर ने सबसे अधिक पैसा जो खर्च किया वो किस पर किया? चित्रकारी पर। इसीलिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकारी का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्णकाल। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक? 1627 से 1658। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व। ये भी ध्यान रखिए कहाँ पर हुआ है? कुंडग्राम। कहाँ पर हुआ है? कुंडग्राम में। और ये कुंडग्राम है कहाँ पर? वैशाली के अंदर। कुंडग्राम कहाँ पर है मेरे भाई? वैशाली में। एक है कुंडल वन। कुंडल वन, ये कुंडल वन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और कुंडग्राम कहाँ पर है? वैशाली में। ध्यान रखिएगा, कुंडल वन गलती से भी गलती मत कीजिएगा। कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है ना। और कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है? 540 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी की बात करें, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर हुए। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। वैसे अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक, तो ध्यान रखिएगा ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व। कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली के अंदर। और एक कुंडल वन है, ये कुंडल वन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है, जहाँ पर कि चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर में, प्राचीन काल में धम्म की शुरुआत किसने कराया था? तो ध्यान रखिएगा, धम्म का जो शुरुआत कराया था सम्राट अशोक ने। धम्म का शुरुआत किसने कराया था? सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक के बारे में भी पीछे पढ़ा दिए हैं। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरा शासक हुए। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था जिसका नाम है कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में है ना। इस कलिंग की लड़ाई के बाद सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कभी भी हथियार नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी। और सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और यहाँ तक कि अपने पुत्र और अपने पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इनका जन्म स्थली है कपिलवस्तु लुम्बिनी। और इस लुम्बिनी को सम्राट अशोक ने कर मुक्त कर दिया था। वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में है, अकबर का संरक्षक यानी उनका अभिभावक कौन था? ध्यान रखिएगा, बैरम खां। बैरम खां, बैरम खां। ध्यान से सुनिए, सम्राट अशोक इतने कम उम्र में गद्दी पर बैठे जिनका कि उनको सोचने समझने की कैपेसिटी भी नहीं था। उसके शासन उस समय जो गद्दी पर बैठे तो पूरी देख रेख किनका था? बैरम खां। इसलिए बैरम खां को सम्राट अकबर का क्या माना जाता है? अभिभावक, यानी इनके गार्जियन माना जाता है, इनका संरक्षक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादशाह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। और ये जो अब्दुल हमीद लाहौरी थे, ये शिष्य थे किसके? बताइए। अब अबुल फजल के ये शिष्य थे। अबुल फजल के ये शिष्य थे। अबुल फजल के शिष्य कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी। और इसी अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह नामक पुस्तक लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, वी.एस. लिविदेव। वी.एस. लिविदेव। वी.एस. लिविदेव को रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 88 में है, सुलह ए कुल नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाया था? सुलह ए कुल नीति ये अकबर ने अपनाया था। ध्यान रखिएगा, सुलह ए कुल नीति किसने अपनाया था? अकबर। अकबर का शासनकाल की बात कर लें
तो ध्यान रखिएगा 1556 से 1605 पूरे मुगल शासक में से सबसे लंबा शासनकाल किसका? अकबर का। और इसी अकबर ने सुलह ए कुल नीति का नीति अपनाया था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। 89 में देखिए पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया? पाटलिपुत्रा के बारे में हम बता दिए। पाटलिपुत्रा की स्थापना किया उदयन ने। ध्यान रखिएगा, उदयन। पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया है? उदयनी। पाटलिपुत्रा की स्थापना जो किया गया था किस नदी के किनारे? ध्यान रखिएगा, गंगा, सोन और पुनपुन। गंगा, सोन और पुनपुन। गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दांडी किस राज्य में है? दांडी। तो ध्यान रखिएगा ये जो दांडी है गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात। ये दांडी क्यों फेमस है मेरे भाई? याद रखिएगा, सविनय अभिज्ञा आंदोलन। इसी दांडी में पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक सत्याग्रह यानी दांडी यात्रा को समाप्त किया था। दांडी यात्रा किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ से शुरू किया गया था? साबरमती आश्रम से। ध्यान रखिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू किया था महात्मा गांधी ने 78 समर्थकों के साथ। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर सविनय अभिज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह को क्या किया? समाप्त किया। ये साबरमती आश्रम और ये दांडी दोनों किस राज्य के अंदर है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह। मेरे भाई अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? भारत में किया गया पहला सत्याग्रह। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह। तो ध्यान रखिएगा 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह। इसी का दूसरा नाम है तीन कठिया पद्धति। इसी का दूसरा नाम क्या है? तीन कठिया पद्धति। तीन कठिया पद्धति। नील की खेती करने के विरोध में ये आंदोलन किया गया था। किसके कहने पर महात्मा गांधी बिहार आए थे यानी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल, एक किसान नेता हुआ करते थे राजकुमार शुक्ल। इन्हीं राजकुमार शुक्ल के बदौलत महात्मा गांधी पहली बार कहाँ आए थे? चंपारण आए थे। और उन्होंने यहाँ पर आके रियल में देखा कि किसानों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह किया, जिसको क्या बोलते हैं? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन आपको आ जाए महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया था? आंसर कीजिएगा दक्षिण अफ्रीका। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह। कब किया गया? 1917 ईस्वी में। चंपारण बिहार के ही अंदर है। किसके कहने पर महात्मा गांधी बिहार आए थे? राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संथाल विद्रोह कब हुआ था? आप लोगों को पढ़ा दिए हैं 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। किसके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धू एवं कानू। ध्यान रखिएगा सिद्धू एवं कानू। सिद्धू एवं कानू दो भाई ने मिलके संथाल विद्रोह किया था। कब? 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। और ये समुद्रगुप्त पता चलता है संगीत प्रेमी है, इसलिए इन्होंने अपने शासनकाल में जो सिक्का चलवाया था उस सिक्का के पीछे बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। किसको? समुद्रगुप्त को। और उसी सिक्का से पता चला समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। इनका संबंध किस वंश से है? गुप्त वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला जो क्वेश्चन है 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। ध्यान रखिएगा मगध जो है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद। और ये 16 महाजनपद का जो उल्लेख किया गया है बौद्ध धर्म का किस पुस्तक में? ध्यान बताइए ध्यान से। बौद्ध धर्म के किस पुस्तक में 16 महाजनपद का चर्चा किया गया है? तो ध्यान से सुनिए अंगुत्तर निकाय को। अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय के अंदर पूरे भारत के 16 महाजनपद का चर्चा किया गया है। अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सी?
मगध, और मगध की राजधानी गिरिब्रज, गिरिब्रज, इसी को क्या बोलेंगे, राजगीर। गिरिब्रज यानी राजगीर, ध्यान रखिएगा ये राजधानी हुआ करते थे। इसी में एक अंग था जिसका नाम है एक महाजनपद था अंग, और इस अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। 7 द्वीपों का नगर कहे या फिर टापुओं का नगर कहे, ध्यान रखिएगा, टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, मुंबई को। किसे कहा जाता है टापुओं का नगर, मुंबई। यानी 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, मुंबई को। महलों का शहर किसे कहा जाता है, महलों का शहर, महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। महलों का शहर किसे कहते हैं, कोलकाता। 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं, मुंबई को। यानी टापुओं का नगर किसे कहते हैं, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96, सर की उपाधि किसे दिया गया था, ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को ही कहा जाता है गुरुदेव। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है, गुरुदेव। रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि अंग्रेज सरकार ने दिया था, ध्यान से सुनिए। और बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर, तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसके लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। किसके किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच में। और इसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। अकबर ने किसको पराजित किया था, हेमू को। ध्यान से सुनिए मेरे भाई, पानीपत का युद्ध के बारे में बात करें तो पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। पहला पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में, इसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा का बीच, है ना। तो इस तरह से पानीपत का 3 युद्ध हुआ है, 1526, 1556 और 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98, अकबर ने दीन इलाही धर्म कब चलाया था, 1582 ईस्वी में। 1582, कभी कभी बुक में 81 भी देखने के लिए मिलेगा, दोनों याद रखिएगा। अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब किया था, 82 भी याद रखिए और 81 भी याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो भी आएगा आंसर कर देना है। तो अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत जो किया था 82 और 81 दोनों याद रखना है, 1581 और 1582। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो देखने के लिए मिलेगा आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, ध्यान से सुनिए। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था, ध्यान से सुनिए मेरे भाई। 1930 और 1931, 1932, इस तीनों में 30, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कहाँ पर, लंदन में। 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ है लंदन में, और भारत की तरफ से गोलमेज सम्मेलन को में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहे थे, लेकिन यहाँ से भाग लेने के लिए कोई जा न रहे थे। और उस समय 1931 ईस्वी में भारत में जो गवर्नर थे जिसका नाम था लॉर्ड इरविन, इनके ऊपर में दबाव आया। अंततः इन्होंने गांधी जी से एक समझौता किया जिसको किस नाम से जाना जाता है, गांधी इरविन समझौता। और इनके समझौते के बाद ही महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ है, 3, 30, 31 और 32। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय भीमराव अंबेडकर, लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किए थे, वो पर्सनली गए थे, व्यक्तिगत गए थे। भारत का प्रतिनिधित्व किया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो 1931 ईस्वी में हुआ था। हाँ, और भारत की ओर से भाग लिए थे कौन, महात्मा गांधी, और गांधी इरविन समझौता के बाद गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या, अर्थशास्त्र। ये क्वेश्चन नंबर 100 है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, चाणक्य। चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए। चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है। ये एक पुस्तक का ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र का जनक, इसको भी याद रखिए, अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक। अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है,
एडम स्मिथ। और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और ये जो अर्थशास्त्र है मेरे भाई राजनीति पर लिखा गया है। किस पर लिखा गया है? राजनीति पर लिखा गया। अर्थशास्त्र किस पर लिखा गया है? राजनीति पर। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त। चाणक्य किसके दरबार में प्रधानमंत्री हुआ करते थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। अर्थशास्त्र किस पर लिखा गया है? राजनीति पर लिखा गया है। अर्थशास्त्र के जनक की बात करें तो अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। तो मेरे भाई ये 100 क्वेश्चन आप लोगों को हम पढ़ा दिए, जो 2022 के अंदर इतिहास का 12वीं में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ये 100 क्वेश्चन ही नहीं हुआ होगा, बल्कि यहाँ से कम अगर आप लोग देखेंगे अच्छे से तो 500 क्वेश्चन निश्चित रूप से हुआ होगा। आप इसमें क्या परेशानी रहा आप हमको ज़रूर बताइएगा, है ना। 5 क्लास इसके अंदर हम आप लोगों का लिए हैं। 5 क्लास अच्छे से एक बार 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। आज की सभा यहीं तक रहने देंगे। अगली सभा में अगले दिन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।